मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं कोई अपमान तो किसी धर्म का नहीं कर रहा ना भाई। वैज्ञानिक चेतना बढ़ाने का काम इस देश के संविधान के अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है कि जब नया भारत बनेगा तो इस नए भारत में हम लोगों को वैज्ञानिक और तार्किक चेतना से संपन्न करेंगे। अंबेडकर का नाम है तर्क, अंबेडकर का अर्थ है विवेक, अंबेडकर का अर्थ है बुद्धि, अंबेडकर का अर्थ है विद्वता, अंबेडकर का अर्थ है मोहब्बत, अंबेडकर का अर्थ है इंसानियत, और अंबेडकर का अर्थ है सबको एक जैसा इंसान बराबर करने वाला। और उसको तुम कहते हो कि वे जाति का नेता है। और तब मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि अंबेडकर ने एक ही किताब लिखी कायदे से, इतना लिखा है कि वो अपने नायकों को, उनके नायक को सावरकर को अपने किताब में खुद ही कहना पड़ा कि हम वीर हैं, और अंग्रेजों से माफी मांगते रहे। जो अंग्रेजों से माफी मांगते रहे वो वीर हो गए, और हमारे पुरखे सीना तान कर खड़े रहे। उनको कभी इस देश में वीर का तमगा दिया गया क्या? डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला बताइए? 1990 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। 40 साल लग गए इस देश को ये कबूल करने में कि डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न के काबिल हैं। अरे भारत रत्न जब अंबेडकर को मिला तो उससे अंबेडकर का कद नहीं बढ़ा, भारत रत्न का कद बढ़ गया, क्योंकि अंबेडकर इंसानियत के रत्न थे। और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, 1980 में आकर पहली बार अंबेडकर की किताबें समग्र प्रकाशित हुई थी। 1990 में जाकर 14 अप्रैल को सार्वजनिक छुट्टी मनाई गई, घोषित हुई। 1990 में जाकर अंबेडकर को भारत रत्न मिला। इस देश को तो ये कबूल करने में इतना वक्त लग गया, और तब जाकर के उन्होंने किताब लिखी। वही एक किताब हर घर पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये 2 जयंती मना रहे हैं बालाघाट के सभी आयोजकों। ये आनंद जी कहाँ गए? आनंद कुपड़ागढ़ ये बैठे हुए हैं। मैं इनको एक और जिम्मेदारी दे रहा हूं। अगर आपने फूले साहब और अंबेडकर साहब का नाम लिया है तो 2024 के चुनाव के पहले पूरे बालाघाट और मध्य प्रदेश में घर घर भारत का संविधान और गुलामगिरी पहुंचा दीजिए। आधा काम आपका इस जयंती मनाने से बड़ा हो जाएगा। हम अपनी जाति को श्रेष्ठ मान रहे हैं और जोर से जय भीम भी बोल रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं भाई? मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए भाई। दूसरे की आलोचना अभी कर रहा था तो आपको बड़ा मजा आ रहा था, अब थोड़ा अपनी भी आलोचना सुनिए। हमारी भी आलोचना होनी चाहिए कि नहीं? ओबीसी में अलग अलग जातियां अपनी अपनी बनी रही। ये लोधी है, ये यादव है, ये कुर्मी है, ये कोयरी है, ये कुशवाहा है, ये वो है, हम उससे बड़े, हम उससे बड़े, हम अशोक के वंशज हैं, तो दूसरा कह रहा है हम पेरियार के वंशज हैं, और सब आपस में एक दूसरे को बड़ा करने में होड़ लगा दिया। कोई जाटव है, कोई महार है, कोई वाल्मीकि है, कोई अलग है। शादियां नहीं हो पाई। डॉक्टर अंबेडकर ने शर्त रखी थी, अंतर जाति विवाह जब तक नहीं होगा ये जातिवाद खत्म नहीं होगा। अरे उनका छोड़ो, वो 10% 15% जो लोग मुख से पैदा हुए, भुजाओं से पैदा हुए ना, वो सब एकजुट हैं और हमारे लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं, अंतर जाति विवाह नहीं करा रहे। तो हम अंबेडकर को कितना जी रहे, ये सवाल हमें अपने आप से पूछना होगा। रोटी बेटी का संबंध अगर हमारा नहीं है तो हम अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बना रहे। दूसरी बात, अगर अपने घर में एक रोटी कम बने, एक कपड़ा कम हो, लेकिन अपने घर के बेटे और बेटियों को हाथ में कलम और किताब नहीं पकड़ा रहे, तो हम अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बना रहे। पढ़ा है ना आपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? उसके लास्ट में वो कह रहे हैं पुजारी एक ही जाति का क्यों? अब मैं कुछ और बात, कड़वी बात करूं, भले कार्यालय बगल में, तो जानते तो वो सब भी है लेकिन मानते नहीं, राजनीति करनी है। एक बात बताइए, वो बेलपत्री वाले का बेटा क्यों फेल हुआ था? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूं ना। हमारे गांव में जादू दिखाने वाला जादूगर आते थे, तो हमारे पिताजी पुराने कॉमरेड थे। एक बार जादूगर से कहे कि ये जो तुमने अभी मिट्टी से पैसा बना दिया, बहुत बड़ी कला जानते हो। तो कहा हाँ हुजूर। तो कहे जब मिट्टी से पैसा बना लेते हो तो भीख मांगते हुए क्यों घूम रहे हो? समझदार को इशारा, कुछ बातें तो इशारे में ही बोली जानी चाहिए। अगर आप महात्मा फूले की समग्र रचनावली पढ़ेंगे तो उसमें एक छोटा सा नाटक है, तृतीय रत्न उसका नाम है। इशारे में समझिए हमारे पुरखों ने कितनी बड़ी बातें कह दी। एक आदमी बहुत परेशान था तो किसके पास गया? एक पंडित जी के पास गया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत जीवन में कष्ट है। तो पंडित ने कहा लाओ तुम्हारी जन्म पत्री देखता हूं। उन्होंने कहा तुम्हारा शनि ठीक जगह पर नहीं है। तो कहा हुजूर कैसे सही जगह पर आएगा? तो कहे थोड़ा खर्चा होगा, हवन कराना होगा। कहा कितना खर्चा आएगा? तो उन्होंने कहा कि इतना रुपया खर्चा आएगा।
वो आदमी कहा कि नहीं सरकार इतना पैसा नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो 50% डिस्काउंट लगा दिया तुम्हारे लिए, 10,000 नहीं है चलो 5,000 दे दो, मैं हवन करा दूंगा, शनि ठीक जगह पे आ जाएगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। उस आदमी ने कहा कि कोरोना में नौकरी चली गई, खूब ताली बजाया था, थाली बजाया था, दीपावली मनाया था, फिर भी कोरोना ने हमारे घर को लूट लिया, बिजनेस चौपट हो गया, मेरी जेब में पैसा नहीं है। उस आदमी ने कहा कि अच्छा 1,000 रुपया दे दो, छोटी वाली हवन करा देता हूं, शनि ठीक जगह पर आ जाएगा। वो आदमी बोला 1,000 रुपया भी नहीं है। मैं पैसा अपने से बता रहा हूं, फूले साहब ने पैसा नहीं लिखा था। फिर उस आदमी ने कहा कि अच्छा जाओ 100 रुपए दो दक्षिणा, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दे रहा हूं, इसका जाप करते रहना, शनि तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगा। वो आदमी खड़ा हुआ और जेब निकाल करके बोला कि मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। वो ब्राह्मण खड़ा होकर नाराज होकर बोला कि जब तेरी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है तो जा बेटा, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारा का सारा खेल धर्म नहीं धंधे का है। महात्मा फूले ने लिखा है बाल काटना नाई का धर्म नहीं धंधा है, लकड़ी का काम करना बढ़ई का धर्म नहीं धंधा है, मिट्टी का काम करना कुम्हार का धर्म नहीं धंधा है, वैसे ही दान दक्षिणा पर गुजारा करना ब्राह्मण का धर्म नहीं धंधा है। और आपके जेब का पैसा लेकर के वो अपना धंधा चला रहे हैं। उस धंधे वाले पैसे को आप पैसा मत दीजिए। उस पैसे से एक बात बताओ बालाघाट के लोगों, अगर आप मंदिर में 100 रुपए चढ़ावा चढ़ाने जाते हो और उसी 100 रुपए की कोई कलम और किताब किसी गरीब बच्चे को दे दोगे तो भगवान उस चढ़ावे से खुश होगा या उस कलम और किताब देने से खुश होगा? हाथ उठाकर बताइए। किसी भूखे को रोटी खिलाने से भगवान होगा तो खुश होगा कि नहीं होगा? अरे भाई, तो भगवान तो वैसे ही पेरियार साहब ने क्या लिखा है, अगर भगवान है तो वो इतना भूखा है क्या कि रोज उसे चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है? ये मैं नहीं कह रहा भाई, मेरे ऊपर कुछ मत करना भाई। अगर पेरियार जयंती आएगी तो इस देश के प्रधानमंत्री पेरियार जयंती की बधाई देते हैं कि नहीं? 11 अप्रैल को ट्विटर निकाल लीजिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने फूले जयंती की बधाई दी है। 14 अप्रैल को आज की ताजा तस्वीर दिखा दूं, प्रधानमंत्री पूरा दंडवत होकर के बाबा साहब के सामने झुके हैं। तो मैं उसी फूले और अंबेडकर और पेरियार की बात करने आया हूं। अगर मुकदमा करना है तो फूले और अंबेडकर पेरियार के ऊपर करो, हम तो उनके वारिस हैं। आपसे केवल एक संकेत भी कर रहा हूं, ये मुकदमे करने वाले जालिम तैयार बैठे हैं। अपने मुंह से कुछ मत लिखिएगा फेसबुक ट्विटर पर, अपने मुंह से किसी को कुछ मत कहिए। आपके पुरखे इतनी आलोचना कर गए हैं, उसी को लोगों को पढ़वाइए। मुकदमा आप पर कभी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा। सांप भी मर गया और लाठी भी। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां अगर आप कांवड़ लेकर जाइए तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाता है। और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में ओबीसी और एससी का रिजर्वेशन नहीं मिला और उसका हक मांगिए तो बुलडोजर चलवा देता है। हेलीकॉप्टर और बुलडोजर के बीच में इस देश के 90% नौजवानों का भविष्य कुचला जा रहा है। अंबेडकर जयंती मनाने वाले लोगों, अब तो जागने का वक्त आ गया है। हमारे पुरखे लायक थे तो हम यहां पहुंचे और शान से अपने पुरखों को याद कर रहे हैं। मगर अगर हमने उनके सौंपे गए विरासत को नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कहेंगी कि हमारे पुरखे नालायक थे, जिन्होंने जो मिला था उसे भी अपनी आंखों के सामने गंवा दिया। इसलिए आपसे कड़वी बात कहने आया हूं। शिक्षा बिक गई कि नहीं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं और साफ कह रहा हूं, इस बालाघाट में सरकारी स्कूल कितने हैं आपको पता होगा? सरकारी स्कूल में किसके घरों के बच्चे पढ़ते हैं? जिसके जेब में पैसा नहीं उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और जाकर देखिए सरकारी स्कूल में 90 से 99% बच्चे एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं। और जिनके जेब में पैसा है उनके बच्चे डीयू जेएनयू जामिया और पैसा है तो अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और पैसा है तो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भेज रहे हैं। और वहां से वो ट्विटर पर सुबह सुबह उठ के कहता है कि अखंड भारत बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ करके 1 करोड़ रुपए की सैलरी 1 साल में उठा रहा है। वो राष्ट्र बनाने नहीं आता। और आपके घर का बच्चा आपके घर के नीचे से तुरंत किसी दंगाई भीड़ का हिस्सा बन जा रहा है।
90% इस देश के लोग अगर तय कर लें कि अपने घर के बच्चों को किसी धार्मिक दंगाई भीड़ में कभी शामिल नहीं होने देंगे, तो बताइए इस देश में कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई लड़ाई हो सकती है क्या? कोई मंदिर मस्जिद की लड़ाई हो सकती है क्या? हम चूक जा रहे हैं अपने लोगों को बचाने में। पहला काम, अम्बेडकर जयंती मनाने वाले लोगों, एक काम करिए, मोहल्लों मोहल्लों में चलिए और समझाइए कि ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई तुम्हारी लड़ाई नहीं है। दूसरी बात, शिक्षा बिक गई। क्लोजर मर्जर की पॉलिसी, जिस देश में नए नए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खोले जाने चाहिए थे, उस देश में नए नए मंदिर बनाए जा रहे हैं। बताओ ये किसके सपनों का भारत बन रहा है? अब मैं चूंकि जाऊंगा, मुझे बहुत दूर तक जाना है, मैं केवल एक गुजारिश करने आया था। वो गुजारिश केवल ये है कि हमारे लोग बहुत त्याग, तपस्या, हिम्मत, हौसला करके हमारे लायक ऐसी दुनिया बना गए। अभी मैं आ रहा था गाड़ी में, तो मैडम से जब बात हो रही थी तो इन्होंने वो किस्से सुनाए कि कैसे आदिवासियों ने जंगल में अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ी, गोली मारा गया। बालाघाट और आसपास तो आदिवासी इलाके खूब हैं, आदिवासियों को गोली मारी गई। सोनी सूरी के साथ कितना अन्याय किया गया, और ट्रिपल तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं को हक दिलाने वाले लोग बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बेल पर रिहा करते हैं, और वो कहते हैं चूंकि ये बलात्कारी ब्राह्मण थे इसलिए ये ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। एक बात बताओ, तुम जातिवादी हो कि हम जातिवादी हैं? इस देश में राष्ट्रपति बनाने के बाद जाति किसने पूछी थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाति बताई गई कि नहीं? इस देश में कैबिनेट मंत्री बनाया गया तो जाति बताई गई कि नहीं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। इस देश में इस समय एक राष्ट्रपति बनाई गई है तो उनको बताया गया कि नहीं हमने पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है? बताया कि नहीं हमने इतने सांसद, विधायक, राष्ट्रपति और मंत्री बना दिए? SC ST OBC का सबसे ज्यादा हक तो हम RSS वाले दे रहे हैं। मेरा एक सवाल जाकर के RSS वालों से पूछिएगा, हमें मंत्री, विधायक, सांसद नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर और ब्यूरोक्रेट चाहिए जो देश चलाते हैं। मंत्री विधायक जो हम अपने आप चुन लिया करेंगे, और आप हमारे मंत्री विधायक देकर के हमारा वोट लेते हैं। जंगल की लकड़ियों को कुल्हाड़ी ने यह समझाया कि तुम हमारा साथ दो, क्योंकि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी है वो तो तुम्हारे ही बीच की लगी है। आपके जाति वाले को आपके आगे खड़ा कर दिया जाता है और आपकी जाति का वोट लेकर के वो उसको बेच देता है और फिर मनुस्मृति वालों के साथ खड़ा हो जाता है। आज भी सबसे ज्यादा सांसद, विधायक उन्हीं के हैं जिनके दिल में मनुस्मृति है। ये कौन सा सपनों का भारत बन रहा है? और ओबीसी, जाते जाते थोड़ा कुछ ओबीसी महासभा के लोग आए हुए हैं मध्य प्रदेश में, तो ओबीसी महासभा क्या शानदार काम कर रही है। और मैंने कई आंदोलन हर बीच देखे जिसमें पीले गमछे के साथ नीले रंग के झंडे लहलहा रहे थे और लाखों की भीड़ में इन लोगों ने रैलियां की हैं। मध्य प्रदेश वालों, अगर आप सरकार नहीं बदल पाए तो इन रैलियों से कुछ हासिल नहीं होगा। जो आरक्षित कोटे पर सांसद और विधायक चुने जाने की भीख थी, अगर वो भीख न होती तो आज सबसे ज्यादा वो लोग सांसद और विधायक बने बैठे। आज अगर इस्तीफा दे दो, केंद्र की सरकार गिर जाए, लेकिन ऋण खत्म हो गई। सब के सब क्या बन गए? चमचे। हाथ किसी और का है और वो चमचे केवल करोड़ों रुपए कमा रहे, अपने बच्चों को कमा रहे, और फिर अभी देखिएगा आपका वोट लेने आपके बीच में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तो उन्हीं में से एक हैं, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाई पता नहीं किसके तुम मामा हो, हमें तो पता नहीं, लेकिन हो तो तुम हमारे लोगों को धोखा देने वाले। क्यों? क्योंकि घोटाला हुआ तो आपने किसका हक मारा? और आज बताओ मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन कितना है और आबादी कितनी है? 50% से ज्यादा आबादी है कि नहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी की? रिजर्वेशन कितना है? अगर आप 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में नहीं ले पाए तो माफ करिए, मैं आपको जागा हुआ नागरिक नहीं मानता। साफ बात यह है, अगर आप अपने आरक्षण को बचा नहीं पाए तो माफ करिए, आप अंबेडकर और फूले पेरियार के वारिस कहे जाने योग्य नहीं है। अगर आप सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी को बिकने से नहीं बचा पाए तो माफ करिए, हमारा जय भीम बोलना हमारे दिल से नहीं निकल रहा है। जाति जनगणना नहीं कराएंगे, क्यों भाई?
जाति जनगणना कराने वाले पहले पुरखे हमारे छत्रपति साहू जी महाराज थे। उन्होंने अपने दरबार में जब जनगणना कराई तो देखा कि 75 में से 68 पद पर केवल ब्राह्मण बैठा हुआ है। उच्च पद जो थे दरबार में 50 मध्यवर्गीय पदों में से 50 में से 45 पदों पर केवल ब्राह्मण बैठा हुआ था। साहू जी महाराज ने फिर पता लगाया कि मेरे राज्य में ब्राह्मणों की आबादी कितनी है, तो पता चला 1.5-2% है। और दरबार में आबादी कितनी है, 99% है। 1902 में छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% रिजर्वेशन गैर ब्राह्मण लोगों को दे दिया। बताओ छत्रपति साहू जी महाराज को कितने घरों में पढ़ाने दिया गया हमें? हमारे पुरखों ने तो ये काम किया था। और आज इस देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं। तो ओबीसी की सबसे बड़ी लड़ाई इस समय कौन सी है? जाति जनगणना कराने की लड़ाई है। अगर आप वाकई ओबीसी हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपके 15 लाख वाले रुपए का याद नहीं दिला रहा, छोड़िए। 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, मैं नहीं पूछता कि दिए कि नहीं दिए। स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, स्मार्ट गांव बनाऊंगा। अरे भाई, नागपुर से यहां आने में मुझे इतनी देर हो गई। अगर बुलेट ट्रेन चल रही होती तो मैं आधे घंटे 15 मिनट में नागपुर से बालाघाट आ गया होता। मगर बुलेट ट्रेन कहां चल रही है पता ही नहीं। मैंने रात में सपने में एक बुलेट ट्रेन देखी जिसकी एक बोगी में 15-15 लाख रुपया रखा हुआ था। एक बोगी में 2-2 करोड़ नौकरियां रखी हुई थी। एक बोगी में कुछ स्मार्ट गांव, स्मार्ट शहर बनाए हुए थे। एक बोगी में हम अच्छे दिन रखे हुए थे। एक बोगी में सारा काला धन रखा हुआ था। पेट्रोल डीजल औने पौने दाम पर बिक रहा था, उससे जो बचा था पैसा वो बिका था। और अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि वो बुलेट ट्रेन नागपुर वाले एक मुख्यालय में जाकर गायब हो गई और इस देश के लोग भुखमरी और बेरोजगारी के मारे जा रहे। आपने धोखा दिया, मैं छोड़ देता हूं, उस पर नहीं बोल रहा। लेकिन आप अपने से बताते हो कि आप ओबीसी मां के बेटे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप आज घोषणा करो कि 10% ईडब्ल्यूएस लागू होने के बाद अपर लिमिट रिजर्वेशन की खत्म हो गई कि नहीं? अपर लिमिट खत्म हो गई है ना? अब रिजर्वेशन बढ़ाया जा सकता है। अगर इस देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं तो आज वो घोषणा करें कि 52% ओबीसी को 52% आरक्षण हम आज ही देते हैं, तब हम मानेंगे कि आप असली ओबीसी हैं। और दूसरी घोषणा कि आज ही ये घोषणा करो कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। अगर ये 2 घोषणा आप नहीं करते तो माफ करिए, हम आपको कहेंगे कि जैसे आपकी डिग्री फेक है वैसे ही आप ओबीसी भी फेक हैं। 2002-03 में आपने अपनी जाति को ओबीसी में खुद ही शामिल कराया था। और आज आप कहते हैं कि जो विदेश में पैसा लूट कर ले गए उनको जाति से जोड़ दिया। तो पूरे देश में आपकी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि ओबीसी का अपमान हो गया। ये जितने पैसा लेकर विदेश भागे उसमें एक भी ओबीसी है क्या? बताओ बालाघाट के लोगों, आप बताओ। नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, इनमें से मेहुल चौकसी कोई ओबीसी है क्या? कोई दलित है क्या? तो इन चोरों से ओबीसी का नाम जोड़कर सबसे बड़ा अपमान किसने किया? ये बीजेपी और आरएसएस वालों ने किया कि नहीं? अरे भाई, उनमें एक भी ओबीसी नहीं है, तो वो ओबीसी का अपमान कैसे हो गया? ओबीसी का अपमान वो किया जो 9 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी एक बार मंडल कमीशन का नाम नहीं लिया। गलत कह रहा हूं कि सही? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए, मंडल कमीशन कह रहा है ना, आपने क्यों नहीं दिया? अपने दोस्त को सब कुछ बेच रहे हो। वो बेच रहे हैं भारत को। मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। याद आया किसने बोला था? याद आया कि नहीं? पहले रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, भेल बेच दिया, सरकारी कंपनी बेच दी, सरकारी शिक्षा बेच दी, और बेचते बेचते अपने दोस्त को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बना दिया। और खुद वो बोला हुआ है कि हमारा क्या है जी, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल देंगे, हमारे और आपके बच्चों का क्या होगा साहब? ये सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। हम पढ़ लिख लिए, हम हक से बोल लिए, क्योंकि संविधान और मंडल कमीशन बचा हुआ है। अगर चंद महीने और साल हमने ऐसे ही खामोशी से सत्ता उन्हें सौंपे रखे तो आने वाले वक्त में कुछ भी हमारे हाथ में बचेगा नहीं। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो शिक्षा बचाने के लिए आंदोलन कर रहे होते। आज अगर डॉक्टर अंबेडकर होते तो जाति जनगणना के लिए आंदोलन कर रहे होते। आज अगर फूले साहब होते तो खेती किसानी बचाने के लिए आंदोलन कर रहे होते। आज अगर साहू जी होते
तो प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए आंदोलन कर रहे होते। आज अगर बिरसा मुंडा होते तो आदिवासियों की जल जंगल जमीन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे होते। आज अगर अब्दुल कयूम अंसारी और आसिम बिहारी होते तो पसमानदा को उनका हक दिलाने का आंदोलन कर रहे होते। और हम केवल जयंती मना रहे हैं। मैं भी अपने को शामिल कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी आज भाषण देकर के भी चला जाऊंगा, दूसरी जगह भाषण दूंगा। मुझे नहीं पता कि मेरी इस आवाज से कितना असर होगा। आज आप जाएंगे, घर जाकर भूल जाएंगे। हो सकता है मैं इतना कुछ बोल रहा हूं, कल को मेरे ऊपर और मुकदमा कर दिया जाए, मेरी नौकरी छीन ली जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए, जैसे प्रोफेसर अनंत तुमड़े को जेल में डाला था, जैसे गौतम नौलखा को जेल में डाला है, जैसे हमारे दोस्त उमर खालिद को जेल में डाला है, जैसे मेरे प्रोफेसर हैनी बाबी को जेल में डाला हुआ है, वैसे जैसे रोहित वेमुला को मार दिया, जैसे दर्शन सोलंकी की हत्या करवा दी, जैसे पायल तड़वी को मार दिया, जैसे हाथरस में बेटी को पेट्रोल डाल के जलवा दिया, और जैसे आज भी तमाम ओबीसी घरों को अन्याय अत्याचार के बुलडोजर से ढा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर भी बहुत खतरा है, मगर मैं केवल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपने लिए अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं। मैं सांस के आखिरी वक्त तक शान से ये कह सकूं कि मैं अंबेडकर जयंती के समय खड़े होकर अंबेडकर को याद करते हुए नौजवान और तमाम बुजुर्गों और महिलाओं को याद दिला रहा था कि अंबेडकर के सपनों का भारत अब खतरे में है, फूले के सपनों का भारत अब खतरे में है, और उन सब से मिला संविधान खतरे में है। मैं जाऊंगा तो आने वाली पीढ़ियां जब मुझसे पूछेंगी कि तुम्हारी आंखों के सामने ये बर्बादियां हो रही थी, तुम क्या कर रहे थे, तो मैं कहूंगा कि मैं उस बर्बादी के वक्त में जेल मुकदमा और बुलडोजर से नहीं डरा था, और जाकर पूरे देश में लोगों को कह रहा था कि अंगूर के गुच्छे की तरह बिखरिए मत, आइए एकजुट होकर के हम सब इस मुल्क को बिरसा, फुले, अम्बेडकर, पेरियार के सपनों का भारत बनाएं। और अगर हम नहीं बनाते तो माफ करिए, इन जयंतियों के मनाने का कोई फायदा नहीं होगा, और अगर हम बना ले गए तो आने वाली पीढ़ियां नाच से याद करेंगी कि हाँ, हमारे पुरखों में दम था। बहुत बहुत धन्यवाद।